मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में बीए पाठ प्रथम का जो पेपर फर्स्ट है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें आज हम लोकतंत्र पर कार्ल मार्क्स के विचार, राष्ट्रवाद पर मार्क्स के विचार, परिवार के मार्क्स पर विचार और धर्म पर मार्क्स के विचार का अध्ययन करेंगे या आपसे इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स मूलतः पूंजीवादी राज्य को श्रमिक वर्ग के हितों का विरोधी मानता है। ये मैंने जो अपना मार्क्सवाद का टॉपिक चल रहा है इसमें भी आपको ये बातें बताई कि मूल रूप से जो पूंजीवादी राज्य को श्रमिक वर्ग के हितों का विरोधी मानता है कार्ल मार्क्स, इसलिए वह पूंजीवादी राज्य में मौजूद सभी प्रकार की जो शासन प्रणालियां हैं उनका विरोध करता है, या दूसरे रूप में यूँ कह सकते हो कि उनका विरोधी है। किंतु तुलनात्मक ढंग से उसने निरंकुश पूंजीवादी शासन की तुलना में लोकतांत्रिक पूंजीवादी शासन को अच्छा बताया है। जब पूंजीवादी व्यवस्था में निरंकुश तंत्र यानी कि तानाशाही होता है तो यह श्रमिकों के सभी प्रकार के आंदोलनों पर पाबंदी लगा देता है और उनका क्रूर दमन करता है। अतः मार्क्स जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था में निरंकुश तंत्र को निकृष्टतम शासन मानता है। यद्यपि मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक शासन को शोषक वर्ग का लोकतंत्र कहता है, किंतु इसके साथ ही वह इस लोकतंत्र को श्रमिक वर्ग के संगठन एवं आंदोलनों की दृष्टि से उपयोगी भी मानता है। ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली में भविष्य की समाजवादी क्रांति के आयोजन के मौके भी मजदूर वर्ग को प्राप्त हो सकते हैं। यही कारण है कि कार्ल मार्क्स ने अपने युग के ऐसे सभी राजनीतिक आंदोलनों का सक्रिय समर्थन किया जिनका उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था में मौजूद निरंकुश तंत्र को उखाड़ फेंकना और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करना था। तो लोकतंत्र के बारे में मार्क्स के इस दृष्टिकोण का उल्लेख करना भी उचित होगा कि उसने पूंजीवादी व्यवस्था में पाए जाने वाले लोकतांत्रिक प्रणाली की तुलना में समाजवादी व्यवस्था के जो सर्वहारा के अधिनायक तंत्र को अधिक लोकतांत्रिक बताया है। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था का लोकतंत्र मूलतः अल्पसंख्यक वर्ग का लोकतंत्र होता है, जबकि समाजवादी व्यवस्था में सर्वहारा का अधिनायक तंत्र बहुसंख्यक मजदूर वर्ग का लोकतंत्र होगा और यह मात्र पूंजीपति वर्ग के अंत के लिए ही निरंकुश शासन सिद्ध होगा। तो इन विचारों से संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि मार्क्स की लोकतंत्र संबंधी जो अवधारणा है उनकी निम्न विशेषताएं हमारे सामने निकल कर आती हैं। जैसे नंबर 1 कि पूंजीवादी व्यवस्था में पाए जाने वाला लोकतंत्र मूलतः पूंजीपति वर्ग का ही है, पूंजीपति वर्ग का ही लोकतंत्र है, किंतु यह निरंकुश तंत्र की तुलना में अच्छा है। दूसरा जो उसकी विशेषता वो ये है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पाए जाने वाले लोकतंत्र की तुलना में समाजवादी व्यवस्था में पाए जाने वाला सर्वहारा का अधिनायक तंत्र अधिक लोकतांत्रिक एवं श्रेष्ठ है। जहाँ तक राष्ट्रवाद पर कार्ल मार्क्स के विचार का सवाल है, इसमें आप बता सकते हैं या आपको पता होगा कि जो मार्क्सवाद है वो एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है और जो वर्गीय संदर्भ में संपूर्ण मानव समाज पर विचार करती है। तो मार्क्स का मत है कि राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रवाद, राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद की अवधारणाएं पूंजीवादी समाज व्यवस्था की देन है और सर्वहारा यानी कि सर्वहारा वो श्रमिक वर्ग को कहता है, सर्वहारा को इनसे कोई लगाव
नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। उनका निष्कर्ष है या उसका निष्कर्ष है कि सर्वहारा का अपना कोई राष्ट्र नहीं होता और उसे केवल अपने वर्ग से लगाव रखना चाहिए। अपने इन विचारों के अनुसार ही मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कहा है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता और यह भी कहा है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। मार्क्स राष्ट्रीय सरकारों के विरुद्ध क्रांति की आवश्यकता पर बल देते हुए कहता है कि यदि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति से कांपता है तो उसे कांपने दो। मजदूरों के पास अपनी बेड़ियों के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए सारा संसार है। मार्क्स ने राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद को पूंजीवाद पर आधारित माना है और राष्ट्रों के बीच विवादों एवं युद्धों को वह पूंजीवाद का अंतर्विरोध मानता है। अतः उसका निष्कर्ष है कि जब विश्व स्तर पर पूंजीवाद का अंत हो जाएगा तो राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद की अवधारणाओं का भी स्वतः ही अंत हो जाएगा। तो पूंजीवाद के अंत के साथ ही समाजवादी समाज की स्थापना होगी, जिसमें समाज के आंतरिक स्तर पर शोषण एवं उत्पीड़न का अभाव होगा और इसके परिणाम स्वरूप विश्व स्तर पर भी शोषण में उत्पीड़न का अंत होगा। युद्धों की आवश्यकता नहीं रहेगी और विश्व शांति की स्थापना होगी। ये कार्ल मार्क्स ने राष्ट्रवाद पर अपने विचार प्रकट किए हैं। जहाँ तक परिवार का सवाल है, परिवार के बारे में भी मार्क्स ने अपने विचार प्रकट किए। इसमें उन्होंने बताया कि निजी संपत्ति की व्यवस्था के साथ ही परिवार की जो बुजुर्गवा प्रणाली का प्रारंभ हुआ, किंतु परिवार की संस्था का पूर्ण विकास तब हुआ जब यह मान लिया गया कि पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार संतान को प्राप्त होगा। मार्क्स ने बताया कि परिवार का सर्वाधिक विकसित रूप पूंजीपति वर्ग में दिखाई पड़ता है। हालांकि पूंजीपति वर्ग में परिवार की जिस पवित्रता का उल्लेख किया जाता है वह मात्र एक ढोंग है। पूंजीपति वर्ग के लोग स्त्री की आर्थिक पराधीनता का अनुचित लाभ उठाते हैं, उसकी स्वतंत्रता का अंत करते हैं और उसे बच्चों के उत्पादन का साधन समझते हैं। तो मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग में परिवार की कोई स्पष्ट परंपरा नहीं दिखाई पड़ती है। मार्क्स के अनुसार समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होने पर निजी संपत्ति की संस्था का अंत हो जाएगा और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो जाएंगे या होंगे और तब पूंजीवादी व्यवस्था की परिवार प्रणाली भी समाप्त हो जाएगी। साम्यवादी समाज में परंपरावादी परिवार प्रणाली का अभाव होगा। इस समाज में स्त्री और पुरुष का पारस्परिक संबंध प्रेम व स्वेच्छा पर आधारित होगा और जब उसके प्रेम में कमी आएगी तो वे स्वेच्छापूर्ण एक दूसरे से अलग जीवन व्यतीत करेंगे। उन्हें विवाह करने के लिए अथवा विवाह विच्छेद के लिए किसी कानून अथवा धार्मिक नियमों की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात उन्होंने अपने परिवार यानी कि परिवार के विषय में अपने विचार प्रकट किए। जहाँ तक धर्म का संबंध है, धर्म पर भी कार्ल मार्क्स ने अपने विचार प्रकट किए हैं। धर्म के बारे में मार्क्स ने बताया, मार्क्स एक भौतिकवादी विद्वान है, ये तो आप जानते ही हैं, और उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में धर्म जैसे प्रत्ययवादी विचार के लिए कोई स्थान भी नहीं है। अतः मार्क्स ने धर्म एवं इसकी उपयोगिता या महत्व का खंडन किया है। इस संबंध में मार्क्स ने अपने विचार भी प्रकट किए। जैसे मैं आपको बताऊं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। सभी धर्म किसी एक ईश्वर अथवा एक ऐसी सर्वोच्च चेतना सत्ता में विश्वास रखते हैं जो समस्त सृष्टि का निर्माता, पालक या संहारक है। सभी धर्म विश्व की प्रकृति तथा इतिहास की व्याख्या ईश्वरीय सत्ता को केंद्र बनाकर प्रस्तुत करते हैं। सभी धर्म मानते हैं कि उनके धर्म ग्रंथों का निर्माण स्वयं ईश्वर अथवा ईश्वर के अवतारों यानी कि जो पैगंबर हैं के द्वारा हुआ है। तो मार्क्स एक भौतिकवादी विद्वान है और सृष्टि का परम तत्व पदार्थ को मानता है। अतः उनका मत है कि सृष्टि में ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है। उनका दावा है कि ईश्वर ने मनुष्य नहीं बनाया है, अपितु स्वयं मनुष्य ने ईश्वर की धारणा को जन्म दिया। मानव एवं उसकी चेतना की उत्पत्ति पदार्थ से हुई है और मानव अपने ज्ञान वर्ष ईश्वर की कल्पना को जन्म देता है। तो मार्क्स के अनुसार ईश्वर के आधार पर सृष्टि एवं इतिहास की व्याख्या की जो पद्धति है वो एक आदिम पद्धति है जो मनुष्य के अज्ञान के युग की देन है। सृष्टि का मूल तत्व क्या है? पदार्थ। अतः सृष्टि की उत्पत्ति उसी से हुई है और सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या भौतिक विज्ञान द्वारा ही संभव है, धर्म द्वारा नहीं।
उसका मत है कि मानव इतिहास में आधारभूत परिवर्तन मानव समाज की भौतिक परिस्थितियों के कारण होते हैं, अतः इतिहास की व्याख्या भी भौतिक परिस्थितियों के प्रसंग में की जानी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताई कि धर्म एक हानिकारक संस्था है। हानिकारक संस्था भी उन्होंने बताया कि जो धर्म है, धर्म शोषित व पीड़ित वर्ग के लिए अत्यंत हानिकारक संस्था है। उसकी नज़र में धर्म शोषक वर्ग द्वारा शोषित वर्ग के विरुद्ध एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मार्क्स ने बताया कि जो धर्म है एक अफीम की गोली की तरह है। धर्म से प्राप्त शांति मात्र एक भ्रम व धोखा होता है। और तीसरी बात उन्होंने ये भी कहा सकता है कि मार्क्स का मत है कि समाजवादी समाज की स्थापना होने पर धर्म की संस्था अत्यंत शिथिल हो जाएगी। जब साम्यवादी समाज की स्थापना होगी तो यह समाज केवल वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज ही नहीं होगा, यह धर्म विहीन समाज भी हो जाएगा। यदि एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये बातें मार्क्स ने अपने विचारों से प्रकट की। धर्म पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, फैमिली पर उन्होंने अपने मत प्रकट किया, लोकतंत्र पर उन्होंने अपना विचार प्रकट किया। ये सारी बातें कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों के द्वारा प्रकट की हैं। तो ये टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।